हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 6 से लेके 10 तक के कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 6 से लेके जो 10 तक का है उसमें एक दिन नोट्स डिस्कस कर रहे हैं और एक दिन एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। जो ये सीरीज़ है वो कम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे, उन सब के लिए यूज़फुल है, जैसे कि HPTAT, CTAT, कमीशन एंड जो भी जनरल साइंस जहाँ पे आती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी तो हर जगह आती है। तो ये सीरीज़ दोनों सबके लिए बेनिफिट है। अब देखिए, 2 क्लासेस क्यों स्टार्ट की हैं। देखिए, एक क्लास नोट्स की जिसमें हमें हर चीज़ सीक्वेंस वाइज पता लग रही है। अब देखिए, मैंने नोट्स में वही पॉइंट्स ऐड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ। साथ में नेक्स्ट डे हम उसके एमसीक्यू कर रहे हैं ताकि आपको समझ आएगा कि आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है। देखिए, अब कोई भी टॉपिक जो करते हो ना उसके एमसीक्यू ज़रूर कीजिएगा। अब सोचोगे कि एमसीक्यू हर टॉपिक का कहाँ से लेके आए, बुक में हर जगह नहीं होंगे। देखिए, जब भी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, छोटा टॉपिक पढ़ोगे उसके एमसीक्यू आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो छोटा टॉपिक करिए डेली, बट उसके क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सीरीज़ तो बहुत यूज़फुल होने वाली है सभी के लिए। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको इस सबकी PDF भी प्रोवाइड करवा रही हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन नहीं होता तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो जो कि सेम नेम से है, KS विद्यापीठ के नाम से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6, 7, 8 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया हमने, एमसीक्यू की भी और इसके नोट्स की भी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास में भी ऐसे डिवाइड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री। अब देखो, आप खुद चेक कर सकते हो कि कोई पॉइंट मिस है या नहीं है, चैप्टर मैंने सब पढ़ाए हैं या नहीं, खुद भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जो चैप्टर इंक्लूड्स हैं यहाँ पे वो आते हैं आपके मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस मैटर अराउंड स्पेयर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो 4 चैप्टर हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स वही इंक्लूड किए हैं जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ यहाँ पे होगी। मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं ना, जो स्टोरी होती है 10 तक की क्लासेस में, वो यहाँ पे ऐड नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ साथ यहाँ पे दे रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आता है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले तो समझेंगे मैटर का वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, हमारे चारों जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो आती है मैटर। ठीक है, हमारे चारों ओर है तो मैटर इज आवर सराउंडिंग। कैसे एग्जिस्ट करता है? देखिए, मैटर जो एग्जिस्ट करता है हमारे जो यहाँ पे वो 3 मेन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा 2 और हैं, एक आती है आपकी प्लाज्मा एंड एक आती है बोस-आइंस्टाइन स्टेट। अब देखिए, ये जो मैटर है ये पार्टिकल रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जो पार्टिकल नेचर है मैटर का वो क्या होता है, मूव करता है, कंटिन्यू मूव किया तो वो किसकी वजह से मूव किया। देखो, पार्टिकल ऑफ ए मैटर कंटिन्यूस मूव, उसको बोला जाए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बोला जाए मूविंग जो पार्टिकल कर रहा है, मैटर जो बना है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है और जो मूव कर रहा है उसकी वजह से वो एक दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इसी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके घर पे खाना बनता है, जब खाना गर्म होता है तो स्मेल दूर दूर तक आती है। आप बोलते हो, आप आ रहे हो घर पे, मम्मा आज ये बना है। बट अगर खाना ठंडा हो जाए तो क्या स्मेल आती है? नहीं। तो टेम्परेचर जो इंक्रीज करता है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं दूर दूर तक और जिससे कि हमें स्मेल आ जाती है। तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब पार्टिकल अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो, कभी आप जा रहे हो, नॉर्मल जगह है, यहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ की स्मेल आपको दूर तक आ रही है। ठीक है, वैसे ही कहीं बदबू है तो बदबू की स्मेल दूर रखी हुई है, आपको रूम में आ रही है। किसकी वजह से? देखो, पहले साफ था, फिर बदबू आने लगी, सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे थी, बट वो पूरे रूम में फैल गई। किसकी वजह से? देखिए, वो होता है इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की 2 एंड डिफरेंट मैटर में। ठीक है, जिससे बोला जाएगा डिफ्यूज़न। ठीक है, मिक्सिंग होगी, ठीक है, गैस पार्टिकल्स की इधर से उधर, लिक्विड की इधर से उधर, तो वो आता है आपका डिफ्यूज़न। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। जो मूविंग पार्टिकल होते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूविंग पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं उसे बोला जाता है डिफ्यूज़न। ठीक है, अब आती है जो नेक्स्ट टर्म आपकी कि मैटर कितने टाइप्स में है, स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन स्टेट। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
और याद रखना, जो मेनली जो 3 हैं हमारे, ये मैक्सिमम हमारे एनवायरनमेंट में भी इंटरकन्वर्टिबल हो सकते हैं। और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है जहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए, अब मैटर जिसकी डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी, वो आते हैं आपके सॉलिड, जैसे कि आप वुड देख लो, प्लास्टिक देख लो, ये सारे हैं क्या है, डेफिनेट शेप है, दिख रहे हैं ना आपको, डेफिनेट वॉल्यूम है, एरिया उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे। और इसको आप दबाओगे ज़्यादा तो दबाएगा, नहीं दबेगा तो सॉलिड्स आते वो। फिर दूसरा, वाटर कैसा होता है, आप उसको दबा सकते हो, कम दबा सकते हो, हर कंडीशन पे दबा सकते हो, ठीक है। और शेप तो होती नहीं, अगर आप किसी और बर्तन में डालो तो उसकी शेप ले लेगा, और अगर किसी और चीज़ में डालोगे उसकी शेप ले लेगा। बट जितना वाटर दिख रहा है उतना ही एग्जिस्ट करेगा। देखो, आप कंटेनर में, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो तो वो वैसे ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नॉट फिक्स शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, उससे बोला जाएगा लिक्विड, ठीक है। अब फिर आता है विच हैव नॉट डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, जिसमें डाला जाएगा उसका शेप ले लेगा, नॉट डेफिनेट शेप, वॉल्यूम भी नहीं है, हम देख तो सकते नहीं है, तो वो आती है आपकी गैसियस, ठीक है। तो यानी आप इसको इस तरीके से समझोगे कि जो गैसियस आगी वो क्या होंगी, ज़्यादा स्पेस घेरेंगी। मतलब अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो क्या करेगी, कंप्रेसिबल ज़्यादा है, ठीक है। तो गैसियस क्या है, मोर कंप्रेसिबल, लिक्विड उससे कम, सॉलिड उससे कम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपको कि किस, अब ये दे देंगे सॉलिड लिक्विड गैस भी डायरेक्ट ले सकते हैं, या एग्जांपल जैसे कि वाटर, आइस एंड वेपर, कौन सी ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, तो गैसियस कंप्रेसिबल मोर, फिर वाटर, फिर आइस, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। अब देखो, एक स्टेट से, अब ये क्या है, तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैसेस में भी कन्वर्ट होता है, गैसेस लिक्विड में भी और लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से, ये टर्म्स पढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ, जैसे कि कोई पार्टिकल है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कैसे ये जुड़े हैं, वो आती है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो कैसे मेज़र की जाती है, वो मेज़र की जाती है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉलिड जब कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में उसको बोलेंगे मेल्टिंग, ठीक है। मेल्ट हो गया ना, पतला बन गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का, आइस को कितनी हीट चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका लिक्विड में, ठीक है। तो लगेगी 273.15 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है स्केल 3 टाइप्स के हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फैराडेज, ठीक है। तो यहाँ पे केल्विन में आता है 273.15 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो एकदम वो आप देखते हो कन्वर्ट नहीं होता, आपको शो नहीं होता कि ये हो गया कन्वर्ट, नहीं हुआ। आप कब देख पाते हो, जब वो ज़्यादा स्केल पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, आप पानी है गर्म कर रहे हो, तो मतलब आप आइस को गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, तो अब एकदम आप सोचोगे कि एकदम कन्वर्ट हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं होता, टाइम लगता है। और देखोगे, आप ऑब्जर्व कर पाओगे जब पूरा ही वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस स्टेज को बोला जाता है जब आपको हिडन होती है उसकी एनर्जी, पता नहीं होता कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर एकदम आपको दिख जाता है, तो वो होती है लेटेंट हीट ऑफ एफ्यूज़न, ठीक है। जैसे कि अब कंटिन्यू आप गर्म कर रहे हो तब वो कन्वर्ट होगा, तब स्मॉल चेंज दिखेगा, मतलब जब लिटिल चेंज होते हैं तो वो दिखते नहीं है, जब बड़ा चेंज होता है तब दिखता है। तो वैसे ही हमारी स्टडी में होता है, हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें नहीं समझ आ रहा, हमारा कुछ प्रोग्रेस नहीं निकलती, पर जब वो प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करके पूरा चैप्टर बुक कंप्लीट हो जाती है तब लगता है कुछ किया, पर वो भी कुछ तब होगा जब आप 1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, अब ये तो समझ आ गया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या बोल सकते हो वेपर प्रेशर इक्वल होता है गैसेस के, तो वो आ गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कितना होता है, वो आता है आपका 373 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब एक और मेन बात आती है कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये किस मेथड से कन्वर्ट होते हो। देखो, सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूज़न होता है, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करते हैं सॉलिडिफिकेशन होता है, लिक्विड टू गैसियस कन्वर्ट करते हैं तो वेपराइजेशन होता है, गैसियस टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो कंडेंसेशन होता है। देखो, कप होगा, ठीक है, कप है यहाँ पे आपने प्लेट रखी है, तो लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, यहाँ पे बूंदे बूंदे बन जाएगी, बूंदे बूंदे फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वो प्रोसेस आ गया कंडेंसेशन। ठीक है, फिर आता है आपका गैस, ये सॉलिड में कन्वर्ट होगी, डिपोजिशन, सॉलिड गैसेस में कन्वर्ट होगी, वो होगी सब्लिमेशन। ये मेथड यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो इस चार्ट को याद रखना, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में भी इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, उसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा मैटर का। देखो, आपने पानी को गर्म किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तो वो फिर से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ठीक है, ऐसे करके कंडीशन दी जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब गैस कैसे कन्वर्ट होती होगी लिक्विड में, तो वो होती है इंक्रीज करेंगे जब हम प्रेशर। ठीक है, आपको पता है गैस से पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, जब उसको क्लोज करेंगे तो प्रेशर दिया जाएगा, क्लोज करने के बाद वो इतने एरिया में आ जाएंगी तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में। किसकी वजह से, इंक्रीज करेंगे आप प्रेशर को। ठीक है, अब सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या किया गया, गैस थी, ठीक है, गैस से कन्वर्ट करती है सॉलिड में, तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राई आइस। अब इसे ड्राई आइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आइस की तरह वाइट जैसी दिखती है, इसलिए इसको ड्राई आइस बोला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में तो वो आती है ड्राई आइस। ठीक है, नेक्स्ट, अब पार्टिकल्स हैं गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी, कन्वर्ट होगी इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के लिए क्या क्या यूज़ होता है, देखो, इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज होगी इवेपोरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब देखो, आप देखो एक छोटी सी आप डब्बे में डाल रहे हो पानी, ठीक है, तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, बट अगर उसको आप बड़े बर्तन में डाल के पानी के पास रख दोगे या मॉइस्चर में रख दोगे या आप धूप में रख दोगे तो वो जल्दी वेपर बन जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अब देखो फ्राई पैन में आपने पानी डाल के ऐसे रख दिया है, वो थोड़ी ना गैस में कन्वर्ट होगा, बट अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इवेपोरेशन में। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन होगी। अगर स्पीड चलेगी, देखो कपड़े आप बाहर डालते हो, स्पीड चलेगी तो क्या होगा, पानी क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो स्टेट आती है प्लाज्मा। सन में प्लाज्मा होती है और ये क्या होती है, आयोनाइज्ड गैस है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस ट्यूब, नियॉन बल्ब से यहाँ यूज़ किया जाता है। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, देखो बोस आइंस्टाइन BE कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये ऐसे सीक्वेंस में क्यों लिखी है, ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, ये एक्सट्रीम लो पे करती हैं, उसके बाद सॉलिड आ गए, लिक्विड आ गए, गैस आ गई, ऐसे ये कन्वर्ट होती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। क्लियर हो गया। ये तो समझ आ गया, एक चैप्टर आपका कंप्लीट। इस चैप्टर में यहाँ पे इतना ही डिस्कशन था, बट अगर आप डीप जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, बट वो क्या है आपके +1 +2 में है, तो वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं योर नेक्स्ट चैप्टर। इन मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर हमारे चारों ओर है, प्योर है। देखिए, अब प्योर का मतलब क्या है, सिर्फ एक चीज़, प्योर का मतलब है जितना जो चीज़ चाहिए उतना ही हो, ऐसा ना हो कि कुछ और ऐड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया। माना ये सामान इस तरीके से पार्टिकल से बना है तो इसमें यही हो, इसके अलावा कुछ और पार्टिकल ऐड ना हो, तो वो मतलब होता है प्योर। ठीक है, तो ये प्योर किससे मिलके बना होता है, मिक्सचर से मिलके बना होता है चीज़ों के। तो अगर जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब आप उसमें लेयर नहीं देख पा रहे हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। बट अगर आप उसमें लेयर देख सकते हो, मतलब आप देखो, आप सॉइल को वाटर में डिसॉल्व करो, आप लेयर देख सकते हो ना सॉइल की, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब होमोजीनियस मिक्सचर, 2 और मोर सब्सटेंस कॉल्ड, मतलब मिक्सचर है किसी का, उसमें 2 या 2 सब्सटेंस दिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बना होता है वो सॉल्यूट से एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट स्मॉल, देखो स्मॉल वर्ड है ना तो स्मॉल चीज़ है, सॉल्वेंट बड़ा वर्ड है तो बड़ी चीज़ होगी। देखिए, अब शुगर को आपने वाटर में डाला तो शुगर क्या आ गई आपकी, सॉल्यूट आ गई, वाटर आ गया आपका, सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर कर दें तो वो बनाते हैं अलॉय। तो यहाँ पे डिस्कस है ब्रास अलॉय की, तो वो जिंक एंड कॉपर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात याद रखना, एलॉयज़ के बारे में हमने एक क्लास पूरी ली हुई है जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एलॉयज़ हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमने सॉलिड सॉल्वेंट तो कर लिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है सॉल्यूशन की,
सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, साइज 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। अब इससे लाइट पास नहीं होती, डू नॉट स्कैटर लाइट एंड कैन नॉट स्प्रेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेपरेटेड, सॉरी स्प्रेड बोल दिया मैंने, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये समझ आ गया। अब अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व होगा उसके बेसिस पे भी सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो लार्ज अमाउंट में होगा तो उसे बोलेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट होगा स्मॉल क्वांटिटी में तो होगा डाइल्यूट, मतलब वाटर में अगर आप 1 स्पून शुगर डाल रहे हो तो डाइल्यूट हो गया, अगर उसमें 10 स्पून शुगर डालोगे तो वो कंसनट्रेटेड हो गया, ठीक है। अब देखो हर किसी की रेंज होती है, ऐसा थोड़ी ना कोई काम करता कंटिन्यू काम कर रहा है, हर किसी की रेंज होती है काम करने की। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जब कोई और चीज़ ऐड नहीं हो सकती उसमें, मतलब जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स में आप सामान डाले जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी ना कि इसमें बॉक्स में सामान नहीं जाएगा, तो वो आती है आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में कोई और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता। बट देखो डाल रहे हो आप बॉक्स में सामान, स्पेस है तो आप डाले जा रहे हो तो वो आता है अनसैचुरेटेड, मतलब स्पेस है आप उसमें और डाल सकते हो। तो सॉल्यूट कंटेन सॉल्यूशन लेस दैन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब उसमें और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड आ गया कि उसमें और चीज़ ऐड नहीं हो सकती। अब एक कर लिया हमने सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, मतलब आप बाउंड्री दे सकते हो। पार्टिकल सीन बाय नेक्ड आई स्कैटर रहे बीम ऑफ ए लाइट स्कैटर करती है। अब बीम ऑफ लाइट कब स्कैटर रहेगी, जो पार्टिकल साइज होगा वो क्या होगा उसमें नेक्ड देख सकते हैं। फिर आता है आपका क्लोराइड जो होता है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, साइज वेरी स्मॉल होता है, स्कैटर करेगा लाइट को, पार्टिकल नॉट सेटल डाउन एंड शो है टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब टिंडल इफेक्ट क्या है देखेंगे, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए ये आता है आपका टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्लोराइड एंड सस्पेंशन, लाइट पास की, जिस पाथ विजिबल हो रहा है तो वो शो करता है आपका टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन में नॉट पाथ विजिबल बट कोलाइड में विजिबल एंड सस्पेंशन में भी विजिबल। एग्जांपल देख लो, वाटर मिल्क फ्लोर एंड वाटर, तो ये आ गया टिंडल इफेक्ट। अब एक और चीज़ समझिएगा, देखो जब हम जंगल में जाते हैं तो जैसे कि ये पेड़ है, लाइट कम पड़ती है, बट जब लाइट आती है फॉल होती है अर्थ तक तो वो भी क्या आता है आपका टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल आता है। क्लियर हो गया। अब हमने कर लिया क्लोराइड्स, हमने कर लिया क्या किया हमने सॉल्यूशन किया हमने, फिर उसके बाद सस्पेंशन भी किया। क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ समझिए, ये आता है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये आ गया पीरियोडिक टेबल। अब इसमें क्या बात की गई है, हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे बोला गया है कि एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जो आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट, ठीक है, बॉयल्स ने। रॉबर्ट बॉयल ने उसकी डिस्कवरी की थी और हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यूजफुल डेफिनेशन ऑफ ए एलिमेंट वो दी थी एंटोन लेवसियर ने, और 1743 से 94, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो जो आपका पीरियोडिक टेबल है ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, ठीक है। एक आ गया आपके यहाँ पे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल, और जिग जैग जो आपको पोजीशन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे जो दूसरे एक और आते हैं आपके बीच में, वो आते हैं आपके क्या आगे, वो आगे आपके सेमी मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, जो इस साइड एग्जिस्ट करते हैं इस साइड एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल उनकी प्रॉपर्टी क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो मेटल आता है लस्ट्रस हैं, कंडक्टर हैं, डक्टाइल हैं, मैलेबल हैं, सोरोनस हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो डक्टाइल का मतलब क्या है, हमने लास्ट क्लासेस में भी डिटेल में किया था, तो यहाँ पे हम जस्ट थोड़ा सा समझेंगे कि डक्टाइल का मतलब डक्ट बनती है, मतलब वायर। मैलेबिलिटी का मतलब मार्बल नीचे बिछता है तो शीट की तरह इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सोरनेस तो समझ आ गया, साउंड प्रोड्यूस करता है, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन के एग्जाम्पल आ गए। फिर आता है आपका नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, मतलब इंसुलेटर बोला जाएगा, नॉट लस्ट्रस, एंड जैसे कि एग्जाम्पल आ गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयोडीन एंड कार्बन, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स
मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, पिक्चर में देखेंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? देखो ये आते हैं आपके मेटलॉइड्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब देखो एलिमेंट थे, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट मिल गए तो क्या बन गया आपका? कंपाउंड। यहाँ पे इतना ही डिस्कशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का वो एग्जिस्ट करता है, वो आ गया है एटम। अब एटम, उसके बाद कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एग्जिस्ट करता है, वो मॉलिक्यूल। क्या है? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे किसी किसी ने अलग अलग लॉज दिए, एक्सप्लेनेशन की, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, मतलब आप कोई चीज़ कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, वो बात किसने की थी? वो बात की थी लेवसियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने। ठीक है, और एक और लॉ आता है मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय केमिकल रिएक्शन। मतलब देखो, सॉलिड थी, सॉलिड को आपने हीट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो गया। इसमें बोला है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि मैटर खत्म हो जाएगा। तो ये बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास में। अब देखो, कोई भी चीज़ है वो मिल के बनी होती है। अगर आपको देखो एक पेज पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको एग्जैक्ट कॉपी वैसी चाहिए तो आप क्या करते हो? या तो प्रिंट कराते हो या सेम टू सेम वही चीज़ें लिखते हो। ठीक है, तो ही बोलेंगे ना सेम कॉपी, तभी तो वो सेम जैसी लगेगी। बट अगर आप किसी और तरीके से लिखोगे, किसी और तरीके से बोलोगे, तो वो सेम नहीं होगा। तो वैसे ही स्मॉल चीज़ें, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज़ बनती है, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो वो फिक्स कंपोजिशन में बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर किसी और कंपोजिशन बनाओगे तो कुछ और बन जाएगा। तो ठीक है, तो क्या बात आ गई? इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर किसी और प्रोपोर्शन में डाल दोगे तो वो तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, दूसरे क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब एग्जैक्ट कॉपी चाहिए तो एग्जैक्ट ही आपको मटेरियल लगेगा। मतलब एक पेज में जैसा है वैसे ही अगर कॉपी करना है तो वैसे ही पेन, वैसा ही पेपर, तो वैसे ही आपका किसी भी कंपाउंड को बनाने में लगता है, जैसा आपको चाहिए वैसा ही बनाया जाएगा। समझ गए? अब एटम्स के बारे में किसने बताया था? एटम्स के बारे में बताया था जॉन डॉल्टन ने, कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? बात की थी जॉन डॉल्टन ने। ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या होता है? एलिमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, वो आ गया एटम। अब एटम मेजर किया जाता है स्मॉलेस्ट साइज में। ठीक है, जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। अब कुछ स्केल्स आते हैं जिसमें ये डिस्कस किया जाता है। तो स्केल्स आगे वो आ गया आपके 10⁻⁻10 एटम्स ऑफ ए हाइड्रोजन, 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वाटर। फिर आ गया आपका 10⁸ मॉलिक्यूल ऑफ ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होती है? आरबीसी में प्रेजेंट होती है, मतलब हमारे ब्लड सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 10⁻⁻4 ग्रेन्स ऑफ ए सैंड। ठीक है, 10⁻³ एंड 10⁻⁻1 ये आ गया आपकी एप्पल की। ठीक है, अब देखो फिर आता है आपका IUPAC, इसके थ्रू नाम दिए जाते हैं। वो कौन से आगे? जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ए प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म आ गई। अब देखो एटम को कैसे मेज़र किया जाता है। देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, आप दुकान में जाते हो तो आप कैसे मेज़र करते हो? आप लेते हो तराजू लेते हो। ठीक है, एक साइड रखा, दूसरी साइड रखा, इक्वल आ गया तो इट्स मीन वो उसकी वैल्यू उतनी है। तो वैसे ही अलग अलग एलिमेंट हैं, उनको मेज़र किया जाएगा उसका एटॉमिक मास। तो कैसे मेज़र किया जाएगा? तो एक बट्टा बोलते हैं ना, जैसे कि रखा है किसी को मेज़र करने के लिए, तो बट्टा रख दिया एक साइड को, तो दूसरी साइड को आप चीनी, शुगर, कुछ भी लेना है आपने, सॉल्ट डाले तो उसको रख देते हो। वैसे ही जब आप किसी एटॉमिक मास किसी भी का निकालना है अपने एटम का, जिसे हम AMU बोलते हैं, वो निकाला जाता है 112 मास ऑफ द कार्बन 12। मतलब एक साथ दूसरी साइड आपको क्या रखा जाएगा? 1 मास ऑफ द कार्बन। अब कार्बन ही क्यों चूज़ किया जाएगा? कार्बन इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। पहले क्या था? हाइड्रोजन चूज़ किया था, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी नहीं थी उसमें, क्योंकि जो हाइड्रोजन था वो क्या था? एनोमलस बिहेवियर है, उसका फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें भी एग्जिस्ट करता है, और आपका हेलोजन के साथ भी एग्जिस्ट करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी एनोमलस है। बट कार्बन जो 12 था उसकी सेम थी, जो 6 था, तो इसको जो कार्बन का 12 था, 1/12 मास ऑफ ए कार्बन इसमें लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आती है
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड दैट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, व्हाट है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एटम कंस्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल नोन एज ए एटोमिसिटी, मतलब एक नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल मतलब एक चीज़ बनी है तो वो कितने और चीज़ों को ले सकती है अपने पास, वो आती है उसकी एटोमिसिटी। जैसे कि आपके 2 हैंड हैं, 2 हैंडों से आप ले सकते हो, तो मतलब आपको 2 हैंड तो आपकी 2 एटोमिसिटी आ गई। वैसे ही अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग एटोमिसिटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो एटोमिसिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब कंपाउंड्स, मेटल किया हमने, नॉन मेटल्स किया, तो उनके कंपाउंड्स को बोला जाता है आयंस। क्या बोला जाएगा? आयंस। ठीक है, फिर देखो कंबाइनिंग जो पावर होगी किसी भी एलिमेंट की उसको बैलेंसिंग बोला जाता है। कंबाइनिंग पावर का मतलब देखिए एक बॉक्स है, इसमें अगर इतना स्पेस खाली है तो इतनी ही चीज़ ऐड करेगी, तो वो आ गई कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर इसमें स्पेस ही नहीं है तो वो तो कुछ आएगा ही नहीं, तो वो आती है उसके मतलब उसकी बैलेंसिंग नहीं है। कंबाइन कितना कर सकता है, उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कुछ फॉर्मूले इसी बेसिस पे बने होते हैं, जैसे कि एग्जांपल HCl, इनको हाइड्रोजन के पास 1 कैपेसिटी है, क्लोरीन के पास 1 कैपेसिटी है, तो ये आ गया HCl। फिर आता है हाइड्रोजन, देखो सल्फर, सल्फर क्या कर सकता है, 2 स्पेस खाली है उसके पास, तो 2 हाइड्रोजन वो ले सकता है, बट हाइड्रोजन के पास 1 ही स्पेस खाली है तो वो 1 ही सल्फर लेगा। मतलब जैसे कि आपके 4 हाथ हैं, मतलब 4 हाथों से ले सकते हो, अगर आपका 1 ही हाथ है तो 1 ही हाथ से ले सकते हो। तो वैसे ही हाइड्रोजन के पास 1 वैल्यू थी, 1 ही ले सकता है। सल्फर के पास 2 वैल्यू खाली हैं तो वो 2 और चीज़ें ग्रैप्स कर सकता है। वैसे ही आपका एग्जाम्पल आगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के पास 1, ठीक है, कैपेसिटी है, तो क्लोरीन जैसे कि कार्बन है उसके पास 4 स्पेस है, तो कार्बन क्या करेगा, 4 का ले लेगा क्लोरीन, और जो कार्बन क्लोरीन है उसके पास 1 ही कैपेसिटी है तो वो 1 ही क्लोरीन लेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया, एक कार्बन के जो पास है उसके पास 4 कैपेसिटी है और क्लोरीन के पास 1 है, तो मतलब जो कार्बन है वो 4 क्लोरीन ले लेगा और जो कार्बन क्लोरीन है वो 1 ही लेगा कार्बन को। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन ने 4 क्लोरीन ले लिए तो CCl4 फॉर्मूला बन गया। फिर आता है आपका AlO2, तो ये आ गया आपका एल्युमिनियम में 2 ले लिए और ऑक्सीजन ने 3 ले लिए। ठीक है, मतलब इसमें इतना स्पेस खाली था कि 3 चीज़ें आ सकें, दूसरे में इतना स्पेस नहीं खाली था कि 3 चीज़ें आ सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है आपका मोल, देखो आप 1 kg मेज़र करते हो ना कि 1 kg में इतनी चीज़ें आएंगी, तो वैसे ही आप एटम एंड मॉलिक्यूल का साइज इतना स्मॉल होता है उसको मेज़र करने के लिए भी एक यूनिट है जो आता है 1 मोल। 1 मोल आ गया आपके पास 6.022 10⁻23 नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। फिर आता है वर्ड मोल इंट्रोड्यूस बाय, किसने दिया था, ये वर्ड दिया था आपका विलियम ओसवाल्ड ने 1896 में। ठीक है, अब इसको मेज़र कैसे किया जाएगा चीज़ों को अलग अलग, देखिए नंबर ऑफ ए मोल्स अगर मेज़र करने हैं इन टर्म ऑफ ए मास, ठीक है, 1 मोल की वैल्यू तो समझ आ गई, मतलब आप देखो एक जगह आप 10 किलो रख लो, 10 किलो दूसरा की 10 किलो इतना है तो इतना ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वैसे ही मोल को जो मेज़र किया जाएगा, मोल इन टर्म ऑफ ए मास, मास के टर्म में मोल को मेज़र किया जाएगा, तो गिवन मास दिया जाएगा फिर अपॉन मोलर मास। ठीक है, स्मॉल m। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम जब MCQ करेंगे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप फॉर्मूलेस देख लीजिए। तो नंबर ऑफ ए मोल इन टर्म ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल के टर्म में आपको मोल्स की बात निकालनी है, तो आ जाएगा गिवन नंबर ऑफ ए पार्टिकल एंड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या आ गई, एवोगैड्रो की नंबर आ गई 6.023 10⁻23, ये इसकी एवोगैड्रो क्लियर होगी वैल्यू। ठीक है, 6.022 10⁻23 एवोगैड्रो की वैल्यू आ गई। ऐसे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल हम जब MCQ करेंगे तब डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में तो कर लिया, बट एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है चलिए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड बाय, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कि ये एटम है, ठीक है, बीच में क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और जो साइड है यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ है वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, J.J. थॉमसन ने। ठीक है, फिर एक और टर्म जो चैप्टर में यूज़ हुई है वो आती है आपकी हु डिस्कवर द कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ये किया था
ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन का पता लग गया। अब प्रोटॉन या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? देखो, रुदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल से इन्होंने क्या की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट का इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पास करवाई थे, गोल्ड फॉइल थी, तो गोल्ड फॉइल की जो श्रिंकिंग जो पार्टिकल था यहाँ पॉइंट हुआ, बट उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, एक पॉइंट था जहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई, मतलब जो पॉइंट जहाँ से कोई भी पास नहीं हुआ सेंटर से, तो सेंटर मतलब हैवियर है कंपेयर टू जो हमने पास करवाई रेज, तो इट्स मीन कि क्या है वो, उसमें न्यूक्लियस की खोज होगी। पूरा एक्सप्लेनेशन करना है तो मैं आपके लिए इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, बट आपको यहाँ पे समझना यही ज़रूरी है कि रुदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने बीम ऑफ लाइट दी थी और यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास हुई और यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट बना दिया उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो उससे पता लग गया कि यहाँ पे मूव किए पार्टिकल, बट एक पॉइंट था जहाँ से पूरी रिफ्लेक्शन होगी, और जगह ऐसा था कि स्मॉल स्मॉल रिफ्लेक्शन हुई, आगे पीछे गए, बट एक पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हुई, तो उससे पता लग गया कि सेंटर में हैवियर है, जो कि किसने बात की थी? रुदरफोर्ड ने। ठीक है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, पहले एक था जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, उसमें तो पार्टिकल ऐसे बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी हैं और उसके अलावा जो सारा स्पेस है वो और चीज़ों का है, बट फिर उसके बाद रुदरफोर्ड ने मॉडल दिया कि नहीं, सेंटर में आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रुदरफोर्ड ने। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, फिर अब एक और जो टर्म आती है कि क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पर्टिकुलर पाथ में, जैसे कि ये पाथ है, इस पर रिवॉल्व करते हैं, तो इसको शेल का नाम दे दिया, KLMN सेल। ठीक है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अलावा 1 2 3 करके सेल हैं। इसकी बात की गई थी नील बोरन ने। ठीक है, नील बोरन ने इसकी बात की थी। अब हमने एक और बात की थी, न्यूट्रॉन तो सेंटर में प्रेजेंट है, बट उसका कितना नंबर है? किसने डिस्कवरी की थी? उसकी डिस्कवरी की थी चार्विक ने। ठीक है, अब देखो, जो बोहर मॉडल था उसका कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? देखो, उसकी कैलकुलेशन की जाएगी 2n² रूल से। ये कैसा मतलब? n मतलब k शेल 1, ठीक है, l 2, m 3, n 4। ठीक है, जैसे कि अब वैल्यू मतलब 2 1 है, k सेल में 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? वैसे कैलकुलेट करके आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर हो गया? 1 2 3 की वैल्यू पूरा एक्सप्लेनेशन है। बोहर मॉडल पे भी मैं अलग एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, बट अभी आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट वही इंक्लूड किए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि आपको सिर्फ ये समझना है कि बोहर मॉडल की किसने बात की थी? KLMN सेल की बात की थी उन्होंने। ठीक है, डिस्कवरी की थी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में होता है, तो ये बात की थी नील बोहर ने। फिर आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चार्विक ने। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये तो समझ आ गया। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात हमने की थी, वैलेंसी। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे कि ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये बात भी बोली थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे, मतलब जितने पार्टिकल शेल्स में घूमेंगे उतने ही यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? उतने ही प्रेजेंट होंगे, तो ये इक्वल होंगे। एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ए प्रोटॉन, तो Z से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आ गया Z। ठीक है, कोई ये क्या है? X की, X है आपका कोई भी एलिमेंट। A की वैल्यू, ये आता है मास नंबर। मास नंबर की वैल्यू आ गई जैसे कि नंबर ऑफ ए प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें आपको पता लग गया प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ ए प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। इसके बेसिस पे जैसे कि आपके नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन वेरी करते हैं, क्या वेरी करता है, उसके बेसिस पे ये क्लासीफाई हैं, और इससे बोला जाता है आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, मतलब जो वैल्यू है ये तो सेम है, ठीक है, अलग अलग एक ही एलिमेंट है, बट जो वैल्यू आ गई आपकी एक ही, वो वैल्यू वेरी करती है। जैसे कि हाइड्रोजन, प्रोटियम 10 हाइड्रोजन है, 1 ऊपर भी 1, ड्यूटेरियम 1 पर ऊपर 2 है, ट्रिटियम 1 नीचे है, मास नंबर 3 है, इसके बेसिस पे वेरी करता है। ठीक है, फिर आता है आपका कार्बन, कार्बन 6 एक में 14 इसका मास नंबर है और एक में आ गया 12। ठीक है, फिर क्लोरीन 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 35 और 37 इसके मास नंबर है, इसके बेसिस पे ये डिफरेंट है।
अब जो आइसोटोप्स होते हैं ये कैसे वेरी करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी जो आइसोटोप्स की होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। ठीक है, याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि आपका आ गया यूरेनियम। यूरेनियम जो आइसोटोप्स है वो यूज़ किया जाता है फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन का यूज़ किया जाता है गोइटर डिसीज ठीक करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये तो था आपका आइसोटोप्स के बारे में। इसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछा जाएगा कि बताओ इसमें क्या वेरी करता है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर आता है आपका आइसोबार। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब मास नंबर सेम है, जैसे कि मास नंबर 40 40 40 40, बट इसका एटॉमिक नंबर 16 14 17 18 19 20। ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, फिर आ गया सोडियम, पोटाशियम, फिर आ गया आपका कैल्शियम। इन सब के क्या है? मास नंबर सेम है, बट क्या वेरी है इनके? एटॉमिक नंबर। वो आ गया आपका आइसोबार। अब देखो नेक्स्ट जो आता है आपका आइसोटोन्स। डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ इन आपके इसके आगे न्यूट्रॉन, बट क्या वेरी है? बट न्यूट्रॉन नंबर क्या है? सेम है। देखिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। क्लोरीन है 37 है इसका। ठीक है, फिर इसमें कितने आ गए? इसका मास नंबर 37 आ गया, तो इसमें 17 प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन 20 हैं। ठीक है, वैसे ही आपका सोडियम का ले लेंगे, पोटाशियम का ले लेंगे। पोटाशियम में क्या है? 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। और देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन का ले लेंगे। इसमें ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, फिर आ गया आपका दूसरा वैल्यू 7 6। मतलब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों डिफरेंट है, बट सेम क्या है इसका? न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ, इन एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ इसमें से किसका न्यूट्रॉन नंबर सेम है। क्या बताओगे? तो आप कैलकुलेट करोगे आइसोटोन से। आइसोबार से आप क्या समझोगे? आइसोबार से समझोगे कि उसका मास नंबर सेम है, और आप ठीक है समझ गए। और आइसोटोप से समझ गए आप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में सेम मास नंबर, आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ ए आपके न्यूट्रॉन आ गए। तो ये तो था ऑल अबाउट ऑफ ए केमिस्ट्री सेक्शन क्लास 9। हमने एक क्लास में कंप्लीट डिस्कशन कर ली। अब इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। अब सोचोगे कि चैप्टर इतना बड़ा है और मैंने 1-2 पेजेस में इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने वो चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जिससे कि क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर इन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आते। बाकी मैंने एक्सप्लेन किया ही है आपको हर चीज़। ठीक है, बस यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि जैसे नोट्स बने हैं कि आपको जब पढ़ना हो तो आपको चीज़ें समझ आ जाए, क्योंकि आपने चीज़ें तो पढ़ी ही हैं, ये चीज़ें डिस्कस की हैं, बट आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए, क्या किसने क्या बोला था। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके MCQ करेंगे। आप जनरलाइज करना खुद को कि आप किसके आपको समझ आ गया चैप्टर या नहीं आया। वरना समझ नहीं आएगा तो फिर से समझिए और फिर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूँ आंसर से पहले आप पॉज कीजिए वीडियो और खुद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप दे पाते हो क्वेश्चन तो समझ लेना कि आप कैपेबल हो, कर लोगे आप क्वालिफाई। और एक बात, अब आप कैपेबल हो, कर पाओगे आप क्वालिफाई, टैट का एग्जाम नहीं कर पाओगे, इसलिए आप एक और चीज़ चेक कर सकते हो। आज ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, फिर जनरलाइज कीजिए कि आपके कितने स्कोरिंग बनते हैं। अगर आपका स्कोरिंग पासिंग मार्क्स से अबव बन रहा है, ठीक है, माना 150 में से 100 से अबव बन रहा है, तो इट्स मीन आप कहीं ना कहीं लाई करते हो। बट अगर पासिंग मार्क्स से भी कम बन रहे हैं आपके एग्ज़ाम, तो इट्स मीन आपको बहुत मेहनत है करने की। तो इसलिए तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट सबके लिए, क्योंकि आपको पता है HP टैट का नोटिफिकेशन आ गई है कि एग्ज़ाम आप फिल कर सकते हो और फिर जल्दी ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको पता है 6th एंड 10th कितना ज़रूरी है। उसके बाद +1 +2 के लिए हम जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। जैसे आप सब्सक्राइब शेयर करोगे वैसे ही हम और बेटर काम करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।